वेलकम टू MH एजुकेशन पॉइंट। एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 7 लेकर हाजिर है साथियों, और जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। सो बिना किसी देरी के चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, यानी अगर जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोत की बात करें तो उनमें झीलें हैं, नदियां हैं, उन पर बने बांध हैं, नहरें हैं, तालाब, कुएं और नलकूप, ये सभी चीजें हैं। चलिए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधन है और अपवाह तंत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। अपवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं अपवाह तंत्र को। पहले हम जान लेते हैं कि सहायक नदियां क्या होती हैं। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर के किसी बड़ी नदी में मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? सहायक नदी कहेंगे। अपवाह तंत्र को बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। अब हम अपवाह तंत्र धरातली बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती हैं उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत जो है वो क्या है? प्रमुख जल विभाजक रेखा है। राजस्थान का अपवाह तंत्र अगर पढ़े तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। ठीक है साथियों, पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसमें क्या होता है साथियों कि अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी मिल जाती हैं। साथियों अब यहां से देखना है कि अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में यह रखना है कि अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियों के नाम ध्यान रख लीजिएगा। बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। ठीक है साथियों, ये जो है यमुना में मिलेगी आगे जाके। कहाँ मिलेगी? ठीक है, और ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। मतलब ये हुआ कि जो बनास नदी है वो सहायक नदी किसकी है? चंबल की। अगर ऐसा पूछा जाए काली सिंध भी किसकी नदी है? सहायक नदी चंबल की। पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है साथियों, और ये सभी चारों नदियां जो आखिर में जाइए कहाँ मिलेगी? यमुना में मिल जाएगी। अब जब यमुना नदी गंगा नदी में मिलेगी, आगे जाके यमुना नदी कहाँ मिलेगी? गंगा नदी में। यानी कि ये सभी जो नदियां हैं, ये चारों नदियां वो गंगा नदी की भी सहायक नदी कहलाएगी। एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। तो बंगाल की अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के नाम को ध्यान रखना। अब 4 नदियों के नाम ध्यान रखोगे आप, क्योंकि हमें राजस्थान से मतलब है। तो राजस्थान की बात करें तो बनास, काली सिंध, पार्वती और हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। ये सभी किसका हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। अगर पूछा जाए कि चंबल की सहायक नदियों के नाम पूछे जाए तो क्या बताओगे? बनास, काली सिंध और पार्वती। इनको जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा हमें याद रहेगा। आगे बढ़ जाते साथियों, अब पढ़ते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती और पश्चिम बनास एवं इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र कहलाती हैं। तो अरब सागर में, ठीक है, यानी अरब सागर की जब भी बात करेंगे तो अपने जो है राजस्थान का जो अरावली है उसके पश्चिम भाग में बहने वाली जो नदियां हैं वो किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। जिनमें से आपको ध्यान रखना है माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास, और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां। अब बात करते हैं साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र की। आंतरिक मतलब अंदर ही अंदर रहने वाला, बाहर ना पहुंचना। ऐसी नदियां जो समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान बहने वाली घग्गर, देखो ध्यान रखना, घर की घर में रहने वाली,
ठीक है, बाणगंगा और कांतली, ठीक है, साबी, रूपारेल, मेंढा, ठीक है, ये सभी क्या आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब इनको कैसे याद करें साथियों, देखो गग्गर घर की घर में रहने वाली, बाणगंगा, ठीक है, अब ये गंगा तक पहुंचेगा नहीं इसका बाण, इसलिए वो घर का घर में ले जाएगा। कांतली, ठीक है, अब घर में क्या करना है, प्याज काटना है, कांदे काटना है, तो कांतली, कांदे कहाँ काटेंगे, घर में, और सब किस सब रहेंगे, ठीक है, सब कौन रहेंगे, रूप, जिसका भी होगा रूपवान को सबको क्या करना है, घर के घर में रहना है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप ध्यान रख सकोगे। मेंढा, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक की मतलब मेंढक, मेंढक कुएं का मेंढक है, यानी घर का घर में रहने वाला है। तो ये सभी क्या हो जाएगी, जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां हो जाएगी साथियों। मुझे लगता है आप याद कर लोगे आराम से इसको। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की अब प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं चंबल की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में, इसके तो कई प्रश्न आ चुके हैं और आते ही हैं। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। ऐसा एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह राजस्थान के सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। यह भी पूछा जा सकता है कि, और पूछा गया है एग्जाम में, कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है चंबल। राजस्थान की ऐसी नदी जो वर्ष भर बहती है, कौन सी नदी है, चंबल। अब देखो राजस्थान में ये कहाँ कहाँ बहती है, इसका उद्गम आपने ध्यान रखा मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत है। अब राजस्थान की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोलगढ़ से प्रवेश करती है, कोटा जाती है, बूंदी जाती है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। देखो देखो साथियों, अब आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो प्रवाह है चंबल का, वो किन किन जिलों में राजस्थान के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चित्तौड़ में ये प्रवेश कहाँ से करती है, ठीक है, तो ये भैंसरोलगढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में जो है भैंसरोलगढ़ एक स्थान है, वहां से प्रवेश करती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, यानी चंबल की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है साथियों, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास है, बेड़ज, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। चंबल की सहायक नदियों के नाम को ध्यान रखने, चंबल, बनास, चंबल, बेड़ज, चंबल की कोठारी, चंबल की काली सिंध, चंबल की पार्वती, ये सभी जो हैं चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी पर स्थित है। अब ये पूछे कि राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं, ऑप्शन 4 दे दिए जाए, तो आपको क्या बताना है, कोटा बताना है। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो एग्जाम में प्रश्न किसी भी स्टाइल से पूछा जाए, इसीलिए आपको हर एक बात, हर एक लाइन को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बनास नदी के बारे में बात करते हैं। अब चूंकि हमने पढ़ा था बनास, यहाँ पर ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है साथियों। तो बनास का उद्गम अब कहाँ से होता है, ये राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों में निकलती, शुरुआत यहाँ से होती है इसकी। फिर आगे क्या होता है, जब राजसमंद से कहाँ कहाँ जाती है, तो ये जो नदी है राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहती है और सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यानी इसकी सहायक नदी हो गई चंबल की है। ये एक मौसमी नदी है। अब चूंकि मौसमी नदी मतलब मौसम मौसम में बहने वाली है, अब इसमें एक फैक्टोरी भी है कि पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः यानी राजस्थान में ही बहती है, ठीक है। ये राजस्थान से अन्य जिलों में नहीं जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में जो चंबल जाती है ना, उस तरीके से ये नहीं जाती है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें, एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि बनास की लंबाई कुल कितनी है। बनास की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। निम्न में से कौन से नगर बनास नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है, टोंक और सवाई माधोपुर। अच्छा अगर बात करें अपन बनास की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, मैनाल है, कोठारी, बेड़ज, खारी, ये सभी हैं। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका कि इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी है या कौन सी सहायक नदी नहीं है। इसीलिए एग्जाम में हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब बात करते हैं लूनी। जैसे कि नाम से पता चलता है लूनी, लूनी लून वाली यानी कि खारी नदी।
ये अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती जो नामक दो धाराएं हैं, उनके मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से निकलती है? तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराएं होती है, वहां से इसका उद्गम होता है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र हम जानेंगे। अजमेर है, नागौर है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले में बहने के बाद में ये नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा की बात करें तो इस नदी का जल मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? चूंकि खारा है तो झुंझुनू है, बांडा है, जवाई है, मिचड़ी है। चूंकि आधी मीठी आधी खारी नदी ही है, चूंकि आधे स्थान तक इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद में खारा होता है। खारा होता है मतलब लून जैसा हो जाता है। तो मिठड़ी भी कहते हैं इसको, खारी भी कहते हैं। मीठी भी है और खारी भी है। सुकड़ी, सागिया, गुहिया आदि ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं। किसकी? लूनी नदी की सहायक नदियां। जोजरी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब पढ़ते हैं माही नदी के बारे में। साथियों, अगर माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है वहां से निकलती है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल से इसका उद्गम होता है। किसका? माही नदी का। ये राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद में, यानी कहाँ कहाँ बहती है? राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में बहती है, प्रतापगढ़ जिले में बहती है। और इसी को क्या कहते हैं? कांठल की गंगा कहते हैं माही नदी को। माही नदी को क्या कहते हैं? कांठल की गंगा। तो ये खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? सोम और जाखम है। ठीक है। अब इसका जो है एक त्रिवेणी संगम बनता है सोम, माही और जाखम का। कहाँ बनता है? नवाटापरा, डूंगरपुर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। बाण गंगा। बाण गंगा क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है साथियों, ने पढ़ा था। ठीक है, बाण उसका घर का घर में रह गया है ना। तो हम देखेंगे इस नदी का उद्गम जो होता है जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ियों से होता है। अरावली की बैराट की पहाड़ियां। अब बैराट नाम से आपको ध्यान रखना चाहिए। बैराट मतलब जो है वो जयपुर से संबंधित है। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आपको बताया था हमने। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी जो है भरतपुर घना पक्षी उद्यान में नम भूमि का कार्य करता है? तो आपको नाम बताना है। बाण गंगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। बाण गंगा को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अब बात करते हैं घग्गर की। ये भी क्या है साथियों? आंतरिक प्रवाह की नदी है। जो कि मैंने क्या बताया आपको, घर की घर में रहने वाली। इस अंत प्रवाही नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है वहां से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या उसकी सहायक नदी माना गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए राजस्थान का अपवा तंत्र हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखोगे इधर पाकिस्तान है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, और इसकी जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के, एक तो है पंजाब जिसकी जो सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती है सबसे कम। फिर बात करते हैं हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश और गुजरात। ये इसके पड़ोसी राज्य हैं और पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हम बात कर रहे हैं नदियों की। तो साथियों ये सभी जो है यहाँ पर देख रखे हैं आपने, ये जो बता रखे हैं इस चित्र को आप गौर से देखिएगा। थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको आप बाद में जूम करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे अपन, नदियों का अपवाह तंत्र है। अब यहाँ पर जो है उच्चावच और अपवाह तंत्र का चित्र देखो आप आराम से। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट अब आगे बताते हैं। तो साथियों देखिएगा, हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की। नदियों में बांध पर बनाने से जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई होती है, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर का बढ़ना, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के पूरे उद्देश्य हो जाते हैं। अब यानी कि नदी घाटी योजनाओं के इनमें से कौन से उद्देश्य है या कौन से नहीं है,
ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्हीं कारणों से जो है इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाली। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। बिल्कुल एग्जाम प्रश्न ये भी पूछा गया है कि आधुनिक भारत के मंदिर जो है किसको कहा गया है, तो नदी घाटी परियोजनाओं को कहा गया। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है साथियों, एग्जाम प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको हर एक लाइन को अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ना है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इनके बारे में चलो हम विस्तार से अब पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास में चंबल परियोजना। यह परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, चंबल परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, राजस्थान से भी है और मध्य प्रदेश से भी है। इस परियोजना में अंतर्गत कुल मिला के 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध। और चारों के नाम भी एग्जाम पूछे गए हैं, इनमें कौन से बनाए गए कौन से नहीं बनाए गए, और इनकी दिशा भी पूछ ली इन्होंने। ठीक है साथियों, इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध। कोटा की बात करें तो कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से 2 राज्यों को जल विद्युत सिंचाई सुविधाएं मिलती है। 2 राज्य कौन कौन से, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए साथियों, ये है राणा प्रताप सागर बांध और इधर माही बजाज सागर बांध है। अब हम पढ़ते हैं माही बजाज सागर बांध के बारे में। माही बजाज सागर बांध की बात करें तो बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। बांसवाड़ा में माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, माही बजाज सागर परियोजना। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की, राजस्थान और गुजरात की माही। ठीक है साथियों, और चंबल परियोजना किसकी है, ये आपको बता दिया गया है, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं जो है उपलब्ध हो जाती हैं। अब बात करेंगे बिसलपुर। साथियों, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिसल परियोजना जो है वो किस जिले से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है टोंक जिले से संबंधित है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडारायसी नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस योजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ठीक साथियों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य। देखो सरदार में 4 वर्ड हैं, सरदार, तो ये भी 4 राज्यों से संबंधित है। अब 4 राज्य कौन से, एक तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ठीक है साथियों, तो इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग में नहर द्वारा बाड़मेर व झालोर जिलों में सिंचाई पेयजल की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाती है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर, जवाई नदी कहाँ है, तो पाली की बात करेंगे। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमलांबा परियोजना। सोम कमलांबा योजना जो है किस संबंधित है, डूंगरपुर से। उदयपुर जिले की बात करें तो मानसी वाकल, उदयपुर का जब भी नाम आए ध्यान रखेंगे, मानसी वाकल। और प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। ये सभी लाइनें इंपॉर्टेंट साथी, एक एक लाइन कीमती है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों से बांध बनने का जो है प्रमुख तरीका यही है, कैसे जल संरक्षण हो सकेगा। आगे बढ़ते साथियों, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान प्रमुख जिले एवं जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, ये पूछा जा चुका एग्जाम में कि परंपरागत जल स्रोत कौन कौन से हैं, तो कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि, ये सभी जो है प्राचीन यानी पुराने तरीके हैं जल संरक्षण के। और इनमें से अगर आधुनिक कुछ, इन ऑप्शन में से कोई एक आधुनिक दे दे
तो आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक कौन सा, ये सभी प्राचीन ध्यान रख लीजिएगा। आप आधुनिक अपने आप निकाल लोगे। ऑप्शंस में क्या दे देते हैं कि 3 तो पुराने दे दिए, 1 नया दे दिया, आपको नया पहचानना है तो आपको पुराने ध्यान कर लो, सारे के सारे जितने भी हैं। तो कौन कौन से साथियों, एक बार फिर पढ़ देते हैं अपन। कुएं, बावड़िया, जोहर, टांके, खड़ीन, ये सभी जो है प्राचीन जल संरक्षण के साधन हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण और जल संचयन के लिए कई उपाय किए। इसके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों पर ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली पर कार्य किया गया। जहां के राणाओं ने पिछोला, पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में, देखो उदयपुर नाम आया, पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय निर्माण करवाया। ये सभी झीलें जो नाम पड़े ना, अब हम नए नए नाम देख रहे हो कि जना सागर, आप सोच ही नहीं सकते ये कहाँ हो सकती है, उदयपुर में है। रंग सागर भी कहाँ है, उदयपुर में। इस तरीके से ये सभी जिले कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी है ना जो प्रचलित है, हमको ध्यान रख लेते हैं, लेकिन कुछ नए नाम पे आपको ध्यान रखना चाहिए। गोवर्धन सागर का चलो पूछ ले कहाँ से आपसे, तो बताना है उदयपुर ही बताना है। रंग सागर पूछ ले तो भी उदयपुर में है। स्वरूप सागर पूछ ले तब भी उदयपुर में है। और जना सागर पूछ ले ये झील कहाँ है, तो उदयपुर में है साथियों। तो इन सभी को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। तो समय समय पर क्या है, इनका निर्माण करवाया, किसने करवाया था साथियों, ठीक है ना, वहां के राजाओं ने। नहरें बनाकर आपने जोड़ दिया इनको। इससे वर्षा ऋतु में जो जल के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो गई, और इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारी झीलें, हम तो केवल 2-3 झीलों के नाम जानते थे कि पिछोला है, उदय सागर है, फतेह सागर है ना, लेकिन क्या हम ये नाम जानते थे पहले क्या, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, ये सभी जिले भी तो उदयपुर में ही हैं। और इतनी जिले होने के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते साथियों। अब हम जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने, बिल्कुल सर एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। जयसमंद, जय से जय मिल जाएगा, जयसमंद जय सिंह, नाम आसानी से याद हो जाएंगे। कब करवाया, सन 1687 से 1691 तक। किस नदी पर करवाया, तो गोमती नदी पर करवाया। एक एक लाइन कीमती साथियों। विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी वो मानव निर्मित झील कौन सी है, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उसका नाम क्या आएगा, जयसमंद आएगा। अजमेर की बात करें, अजमेर स्थित पुष्कर एवं धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। आना सागर झील कहाँ, ये एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है, अजमेर में। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील, नक्की झील कहाँ स्थित है, सिरोही में, माउंट आबू में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील जो कि माउंट आबू में है, ठीक है, उस झील का नाम क्या है, तो आपको बताना है नक्की झील। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग में नौ चौकी भी कहा जाता है। अच्छा, किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, तो वो है राजसमंद झील। एग्जाम प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते साथियों। तो इसीलिए हर एक लाइन को बार बार मैं कहता हूं कि पढ़ना चाहिए और इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोधपुर में बालसमंद झील कहाँ है, जोधपुर में। कायलाना कहाँ है, जोधपुर में। उमेश सागर कहाँ है, जोधपुर में। ये तीनों जिले कहाँ हैं, जोधपुर की जिले कौन कौन सी है, बालसमंद है, कायलाना है और उमेश सागर है। जैसलमेर की बात करें तो साथियों गढ़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, एग्जाम पूछा जा चुका है। गैप सागर कहाँ है, तो डूंगरपुर। बीकानेर में कोलायत झील है, अजमेर में सिलीसेट। ये सभी जो झीलें हैं राज्यों में महत्वपूर्ण जल संसाधन का कार्य करते हैं। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील है। बाड़मेर में पचपदरा है। बाड़मेर में कौन सी झील है, पचपदरा। नागौर में कौन सी, डीडवाड़ा। बीकानेर में कौन सी, लूड़करसर। जैसलमेर में पोखरण। जोधपुर में कौन सी, तो फलोदी। ये सभी जो है खारे पानी की झीलें हैं। यानी कौन से जिले में कौन सी झील है खारे पानी की, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। इस चैप्टर से तो बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए
मेवाड़ के महाराणाओं ने और जो महाराजा है उन्होंने जो झीलें बनाई है उनको आप देखोगे, गोवर्धन सागर पिछोला, पिछोला दूधी सलाई, पिछोला अमरकुंड, ठीक है। पिछोला जिले पर कुमारिया तालाब है, कुमारिया तालाब रंग सागर, अमरकुंड रंग सागर, रंग सागर स्वरूप सागर, स्वरूप सागर फतेह सागर। ये सभी जो साथियों, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। उदयपुर में नदी संगम एवं झील संगम ये बता रखा है यहाँ पर, ठीक है साथियों। सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल संरक्षण के बारे में। जल का संरक्षण यानी जल को बचाना, सुरक्षित रखना। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को नहीं डालें। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करें। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि करें, भूमिगत जल को जो है विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग में लें और जल का पुनः उपयोग, ये सभी प्रयास करने से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचा करके जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा वैसे भी की जा रही है और हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हम भी ऐसा प्रयास करें। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग जो है तकनीकें बहुत प्रचलित हैं। रूफ टॉप जो है जल संचयन विधि में घर की छतों पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के जल है उसको व्यर्थ नहीं बहने दिया जाकर के भूमिगत किया जाता है। इस तरीके से जल का संरक्षण किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टाका, खड़ीन और जोहड़ ये सभी क्या है, परंपरागत तरीके हैं, ठीक है, आदि का निर्माण करके जल का संग्रहण और संरक्षण करते थे। इन तकनीकों को बृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि जल को और अधिक बचाया जा सके। ठीक है साथियों, अब हम इसकी शब्दावली पढ़ देते हैं कुछ। भूगर्भिक भूमि के अंदर का, भू मतलब जमीन, गर्भ यानी अंदर, भूमि के अंदर। अपवाह यानी नदी या जल का बहना यानी प्रवाह करना। टांका क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है टांका से क्या अभिप्राय है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना को क्या कहते हैं, एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है साथियों। इसी तरीके से खड़ीन का प्रश्न बना था साथियों एग्जाम में पहले। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई योजना जो संरचना है उस संरचना का नाम क्या है, खड़ीन है। अच्छा साथियों, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, जोहड़ जो है वो वर्षा जल भूमि रोक करके भूमि के स्तर को जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई संरचना कहलाती है। संरक्षण क्या होता है, सुरक्षित रखना है, किसी का रखरखाव करना, बचाना की जरूरत। अब ठीक है साथियों, हम चैप्टर के अंत तक पहुंच चुके हैं। आपको बताना है कि बनास की सहायक नदी कौन सी है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप बता पाओगे कि बनास की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है साथियों, तो इसकी सहायक नदी है चंबल। माही बजाज सागर की बात करें तो ये कहाँ विकसित की गई है, चलिए साथियों, ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है साथियों, इसी प्रकार के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।